नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है गौशाला ऐप पर। साइंस के टेस्ट सॉल्यूशन के साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से रक्त है उसका कौन सा कार्य नहीं है। तो रक्त के कार्य से संबंधित रक्त के कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला है भोजन पाचन के लिए एंजाइम उपलब्ध करना, वातावरण ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विनिमय करना, हार्मोनों का परिवहन करना, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। रक्त का कार्य क्या नहीं होता? पाचन है। पाचन का कार्य है वो कभी भी किसका नहीं होता है? रक्त का नहीं होता है। पाचन प्रक्रम है वो रक्त से संबंधित नहीं होता है। जबकि भोजन वातावरण के लिए O2 और CO2 का परिवहन किया जाता है, ये सही है। हार्मोनों का परिवहन भी होता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में भी क्या है? रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन क्या नहीं होता? भोजन के पाचन के लिए जो एंजाइम उपलब्ध उत्पन्न करने का कार्य है इनके द्वारा नहीं किया जाता। तो 1 नंबर राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त है उस रक्त का रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन कभी भी पूछ लिया जाए रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन स्वयं का रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग होता है और ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके अंदर एक धातु पाई जाती है, उस धातु को कहा जाता है आयरन या लोहा धातु। आयरन या लोहा धातु, जिसको हम फेरस भी बोलते हैं। तो कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन या लोहा धातु है वो पाई जाती है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल में। कोबाल्ट 12 है, ये विटामिन B12 का स्रोत होता है। इसका स्रोत होता है विटामिन B12 का स्रोत होता है वो कोबाल्ट होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये हड्डियों के अंदर उपस्थित होता है। तो अपने B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि 100 वाट बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो यूनिट का खर्चा पूछा हुआ है। एक यूनिट का सीधा सा सूत्र आता है, यूनिट का एक सीधा सा सूत्र आता है। वो कौन सा होता है? कि यूनिट है उसको कैसे निकालते हैं? उसको निकालते हैं वाट इंटू डे इंटू क्या होता है? घंटा या हॉर्स जिसको बोल देते हैं, इंटू 1000 से हम निकाल लेते हैं। इंटू क्या निकाल लेते हैं? 1000 से इसको गुणा करके निकालते हैं। तो हमें वाट कितने दे रखे हैं? 100 वाट के बल्ब हैं। प्रतिदिन कितने बल्ब हैं? पर डे 10 बल्ब जल रहे हैं। और कितने घंटे जलते हैं? 1 घंटे जलते हैं। और 1000 वाट दे रखा है। तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो अपना खर्च है वो क्या आ जाएगा? 1 यूनिट विद्युत का खर्च आ जाएगा। वाट इंटू डे इंटू हॉर्स, यानी प्रतिदिन कितने घंटे जलता है, तो कुल टोटल यूनिट है वो खर्च कितनी यूनिट हो जाएगी? 1 यूनिट का खर्चा हो जाएगा। 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि विषाणुओं से बचाने के लिए जो विषाणु मुक्त पादप हैं वो हम क्या करते हैं? उनका संवर्धन किया जाता है। पादप प्राप्त करने के लिए हम उसका क्या करते हैं? संवर्धन करते हैं। और कौन सा संवर्धन करते हैं? वो संवर्धन होता है विभज्योतक संवर्धन। विभज्योतक संवर्धन माध्यम से विषाणु मुक्त पादप है वो प्राप्त किए जाते हैं। किसके माध्यम से? विभज्योतक ऊतकों के संवर्धन माध्यम से हम उसको क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक होते हैं और दूसरे अपने होते हैं अजैविक घटक। देखिए, निर्जीव जितने भी हैं, सजीव जितने भी हैं वो जैविक घटकों में आते हैं। सजीव पदार्थ हैं वो जैविक घटकों में आते हैं और निर्जीव पदार्थ हैं वो अजैविक घटकों के अंदर उपस्थित होते हैं। सजीव पदार्थ जैविक घटकों में आते हैं, निर्जीव पदार्थ यहाँ वन और वृक्ष, शैवाल सजीव हैं, वन और वृक्ष भी हैं, कैक्टस भी पौधा होता है। लेकिन क्लोरोफिल यानी पर्णहरित है वो अजैविक घटक के अंदर सम्मिलित होता है। क्लोरोफिल कौन सा होता है? अजैविक घटक के अंदर सम्मिलित होता है। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मायमान की क्रम, यानी कि यदि बात करें सबसे ज्यादा ऊष्मा हमें किससे प्राप्त होती है? ऊष्मा की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा ऊष्मा है वो वसा से प्राप्त होती है, यानी कि इसका मान होता है 9.1 किलो कैलोरी। और उसके बाद में यदि बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन दोनों का मान लगभग बराबर रहता है। प्रोटीन है इनकी मात्रा होती है वो 4.1 से
4.2 किलो प्रति कैलोरी होती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से हमें निश्चित मात्रा मिलती है, वो कितनी मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी की मात्रा प्राप्त होती है। यदि उसमें मान के आधार पर इनके क्रम को देखें तो सबसे ज्यादा किस में होता है? वसा में, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में प्रोटीन। तो सबसे ज्यादा किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो ये ऑप्शन सही है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में क्या ले रखा है? प्रोटीन ले रखा है। तो ये ऑप्शन इसके अनुसार ये राइट हो जाएगा। और कई बार क्या इन दोनों के मान लगभग बराबर होते हैं, तो इन दोनों को ऊपर नीचे रखा जा सकता है। तो यहाँ पर वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, सबसे ज्यादा किसकी होती है? वसा की। और सबसे उसके बाद में अपने होती है प्रोटीन, और फिर कार्बोहाइड्रेट की रहेंगे। तो अपने 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा भाई। यहाँ पर इसका मान है प्रोटीन, 1 नंबर पे वसा आती है, 2 नंबर पे प्रोटीन है और 3 नंबर पे अपने कार्बोहाइड्रेट है। तो अपना 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धायु सबसे लंबी होती है? ये सारे के सारे रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। यूरेनियम 238, रुबिडियम 87, पोटेशियम और कार्बन। इन सब में से अगर सबसे ज्यादा यदि अर्धायु काल होती है तो वो रुबिडियम की होती है। यूरेनियम की 257 वर्ष होती है, इसके लगभग 600 वर्ष के इक्वल मानी जाती है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस रेडियोधर्मी, ये तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने का, यानी कि जो जीव जगत है, जीव जगत का कार्य किस रूप में? मशीनी रूप में करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और ये मशीनी रूप से करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? हमारा बायोनिक्स कहलाता है। इस प्रक्रम को किस नाम से जाना जाता है? बायोनिक्स के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बायोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन के एक अपरूप में फुल्लरीन संरचना की बात हो रही है। फुल्लरीन, इस फुल्लरीन की संरचना को हम बोलते हैं C60 संरचना। इस C60 संरचना या फुटबॉल के जैसी जो संरचना होती है, फुटबॉल जैसी संरचना होती है, इसके अंदर देखिएगा 20 सदस्य और 12 सदस्य होते हैं। 2 प्रकार की संरचना बनती है। ये होते हैं षटकोणीय और ये होते हैं पंचकोणीय। कौन सी सही हो जाएगी? 20 सदस्य वलय, 6 सदस्य वलय 20 और 12 सदस्य वलय 5 सदस्य वलय होती है। 18 नहीं होते, 16 भी नहीं होते, 16 और 16 भी नहीं होते, 12 और 20 भी नहीं होते। यानी कि पहले क्या होते हैं? 20 होते हैं और उसके बाद में 12 सदस्य होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके अंदर संकरण है वो sp2 संकरण पाया जाता है। ये भी अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, व्यवसायिक दूरभाष संचार के अंदर जो दूरभाष होते हैं, वार्ता संकेत के लिए आवश्यक बैंड विस्तार होता है 300 मेगाहर्ट्ज का, 30 किलोहर्ट्ज का, 4.2 मेगाहर्ट्ज का और 2800 हर्ट्ज का। जो दूरभाष केंद्र होते हैं वो लगभग कितने हर्ट्ज होते हैं? 2800 हर्ट्ज के केंद्र होते हैं। आवश्यक बैंड संरचना होती है उनकी लगभग कितनी होती है? 2800 हर्ट्ज होती है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन होगा। यानी कि दूरभाष संकेत के लिए जो संकेत प्राप्त होते हैं उनकी पूछी गई है, तो वो लगभग कितने हर्ट्ज पे होती है? 2800 हर्ट्ज पे होती है। एकमात्र प्रकार की आदि अपरिपक्व कोशिका जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की असाधारण क्षमता होती है, स्वयं क्या होती है? अपरिपक्व होती है। लेकिन वो क्या करती है? उसके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है, विभाजन क्षमता होती है और वो दूसरी कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि विशेष विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को विकसित होने की असाधारण क्षमता उसके अंदर पाई जाती है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है। वे कोशिकाएं स्टेम कोशिकाएं, अधिचर्म कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, आदि कोशिकाएं। तो जो स्टेम की कोशिकाएं होती है, जो ये स्टेम कोशिकाएं होती है, स्टेम कोशिकाओं के अंदर विभाजन की अजीब क्षमता पाई जाती है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपने बिल्कुल राइट होगा। किस प्रकार की कोशिकाएं? स्टेम प्रकार की कोशिकाएं। नीचे दिए गए पोषक चक्रों में से कौन सा अवसादी चक्र का प्रकार है? अवसादी चक्रों के बारे में प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि अवसादी चक्र कौन से हैं। तो अवसादी चक्रों के अंदर देखो, सल्फर चक्र,
कार्बन और नाइट्रोजन चक्कर, सल्फर चक्कर नहीं होता, कार्बन नहीं होता, अपने फास्फोरस और कार्बन चक्कर, सल्फर और फास्फोरस चक्कर। सल्फर और फास्फोरस चक्कर का दोनों ही सही है, इसके अंदर नाइट्रोजन चक्कर भी होते हैं, सल्फर भी होता है और अपने फास्फोरस चक्कर होता है। इसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, सुमेलित करना है। विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं, थाइमिन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, थाइमिन बोलते हैं। और इस थाइमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी3 को नियासिन या पेलाग्रा बोलते हैं, इसको नियासिन भी बोल देते हैं। या इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। और इस एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्क्यूरी नमक रोग हो जाता है। विटामिन बी6 को बायोटिन भी बोलते हैं। विटामिन बी6 को क्या बोला जाता है, बी6 को बायोटिन भी कहते हैं। विटामिन बी6 को बायोटिन भी कहते हैं। विटामिन बी6 को बायोटिन कहा जाता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, राइबोफ्लोसिस हो जाता है। राइबोफ्लोसिस रोग है वो विटामिन बी6 से होता है। तो एक के अंदर 3, एक में 3, ये ऑप्शन कट हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद में बी में 4, 3 और 4, 3 और 4 दोनों में सही है। उसके बाद में देखिएगा सी के अंदर क्या हो जाएगा, 2, तो ये ऑप्शन कट हो गया। अपने 4 नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करना है। गोबर गैस संयंत्र, गोबर गैस संयंत्र के अंदर क्या होता है, जो गाय और भैंस का गोबर होता है वो वर्मी कंपोस्टिंग किस में काम आता है, वर्मी कंपोस्टिंग का काम कौन करते हैं, केंचुआ काम करता है वर्मी कंपोस्ट का, केंचुआ खाद जिसको बोलते हैं। लेड फील्डिंग क्या किसका होता है, हमेशा ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका लेड फील्डिंग करते हैं, तो ये ठोस अपशिष्ट से संबंधित है। और पुनः चक्रण किसका किया जाता है, जैसे लोहे आदि सामान का। गोबर गैस के अंदर गाय और भैंस का गोबर हो जाएगा, तो एक के अंदर क्या हो जाएगा, 3, तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, एक में 3 सही है। उसके बाद में देखिएगा वर्मी कंपोस्टिंग में 4, फिर अपना क्या हो जाएगा 4, तो अपने 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बीसीजी का बैसिलस, बीसीजी क्लेमेटिक गुरीन, बैसिलिस क्लेमेटिक गुरीन जिसको बोलते हैं, ये होता है क्षमा रोग, टीबी या क्षमा रोग बोल देते हैं, जिसको टीबी भी कह देते हैं, तपेदिक भी बोल देते हैं, अक्षमा रोग भी बोल देते हैं। तो इसके लिए बीसीजी का टिक्का लगाया जाता है, तो अपना राइट आंसर 3 नंबर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, चूने के पानी में CO2 गैस को प्रभावित करने पर, चूने का पानी बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको चूने का बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जैसे इसमें हम CO2 गैस प्रभावित करवाते हैं, तो जो स्वयं के चूने का जो पानी है उस पानी का रंग क्या हो जाता है, सफेद रंग हो जाता है। और या हम कह सकते हैं जिसको बोला जाता है दूधिया रंग। क्या बोला जाता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये जो स्वयं पानी है वो किस रंग का हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। तो अपना 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यहां देखिए मुख्य पहचान है कि हमें कोई नया पदार्थ बनता हुआ दिखाई दे, यानी कि जिनको पुनः वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वहां पर परिवर्तन कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यहां देखो बर्फ का पिघलना है, ये भौतिक परिवर्तन है। जो क्रिस्टलीकरण का प्रक्रम होता है, क्रिस्टलीकरण भी एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रम है। पानी का उबलना भी एक प्रकार का कौन सा प्रक्रम है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन लकड़ी का जलना एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दी गई कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है। ऐसी घटना जिसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना कौन सी नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना देखना है कि यहां पर प्रकाश के अपवर्तन की कौन सी घटना नहीं है।
अब देखो, पानी से भरे बर्तन के तल पर सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, बिल्कुल अपवर्तन की घटना है। सिक्के का ऊपर दिखाई देना, मर्ग मरीचिका का बनना, ये ऐसी चीजें दिखाई देती है, वहां पर होता है। सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखना, ये भी अपवर्तन की घटना है। एक लेंस द्वारा प्रतिबिंब, विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का बनना भी अपवर्तन की घटना है। जबकि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, जहां भी बात आ जाए रंग की, तो रंग की जब बात आती है तो वहां पर होता है वर्ण विक्षेपण। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना आती है। तो अपने सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा? सी नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो जी है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी है वो दूरी के हमेशा क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। पहले जी का मान क्या है? 1 है, वो तो दूरी है वो 1/d² है। और ये कह रहा है कि दूरी को क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया जाए। तो जी का मान क्या हो जाएगा? 1/2 की होल स्क्वायर। तो जी है वो क्या हो जाएगा? 1/4, यानी पहले का क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। पहले से क्या हो जाएगा? वो 1/4 हो जाएगा, पहले की अपेक्षा हमेशा 1/4 हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहले की तुलना में 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेषकांकों एवं गुणों के गलत मेल को संयोजित कीजिए। बीज का रंग पीला और हरा, ये पहचान है। बीज का आकार गोल और झुलीदार, पुष्प की स्थिति अक्षीय एवं शीर्षस्थ है। फली का रंग सफेद और पीला, यानी कि इनमें से कौन से विशेषकांक या गुण है जो सही नहीं है? तो ये तो राइट है, बीज का आकार वाला भी राइट है, ये भी सही है, लेकिन फली का रंग सफेद और पीला ये अपना ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, एक्वारेजिया क्या है? एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनुपात होता है नाइट्रिक एसिड। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड का, यानी 75% और 25% का ये अनुपात होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त रूप से एक्वारेजिया कहा जाता है। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है? एक्वारेजिया का निर्माण है किया जाता है। किसका निर्माण करते हैं? एक्वारेजिया का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्षैतिज विकसित मोटा गुद्देदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्षस्थ कलिका, अपस्थानिक मूल्य हो, वो क्या कहलाते हैं? तो एक पौधा होता है, इस ये किसकी पहचान होती है? राइजोबियम पौधे की होती है, राइजोम की पहचान होती है। ये मुख्य रूप से किसकी पहचान है? बल्ब नहीं होते, कारेम नहीं होते, ट्यूमर नहीं होते, जबकि क्या होते हैं? राइजोम होते हैं, जो विशेष प्रकार की गुद्देदार शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्षस्थ कलिका और अपस्थानिक मूल उसके अंदर पाई जाती है। तो अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मनुष्य सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था? और जो है ना ये प्रक्रम कहलाता है वो कहलाता है केल्विन चक्कर। कौन सा चक्कर कहलाता है? इसको बोलते हैं हम केल्विन चक्कर। और इस केल्विन चक्कर के कारण इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनका नाम क्या था? मेलविन केल्विन नाम था। क्या नाम था? मेलविन केल्विन। तो सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी विलियन का पीएच, वो मैं अभी पढ़ा था कि पीएच और पीओएच का मान है, वो दोनों का मिलाकर टोटल मान कितना होता है? 14 होता है। तो हमें पीएच का मान कितना दे रखा है? 5.2 दे रखा है। और पीओएच पूछा है और बराबर इसका मान 14 होता है। तो पीओएच का मान निकालेंगे तो 14 माइनस 5.2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अपने 8.8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 8.8। तो पीओएच का मान कितना हो जाएगा? 8.8 आ जाएगा। निम्न में से कौन से विपरीत गुणों को मटर द्वारा मेंडल ने अपने संगणन प्रयोग में उपयोग नहीं लिया गया था? पुष्प का रंग लिया था, बिल्कुल सही है। बीज के रंग का भी प्रयोग किया था, सही बात है। पुष्प की स्थिति को भी प्रयोग में लिया था, लेकिन जड़ों के आकार का इसने कोई प्रयोग नहीं किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में जो मटर के पौधे पाइसम सेटाइवम का प्रयोग किया था, मटर पाइसम सेटाइवम, इसके 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। 7 जोड़ी
विपर्यासील लक्षणों पर कार्य किया था, लक्षणों पर कार्य किया था। किसी वस्तु की गति को एक समान, ये कह रहा है कि किसी वस्तु की गति है वो एक समान गति से प्रभावित हो रही है, तो उस एक समान गति के अंदर वस्तु की गति को एक समान वर्तीय गति कहा जाता है। कब कहते हैं कि जब वस्तु वर्तीय पथ पर परिवर्तित चाल से, यानी ये जो पथ है इसकी चाल अलग अलग हो, चाल क्या हो, अलग अलग हो, तो वो वर्तीय गति नहीं कहलाती। वर्तीय पथ पर एक समान त्वरण, इनके अंदर उत्पन्न त्वरण है वो एक समान हो तो भी चाल एक समान हो ये जरूरी नहीं। ये कथन भी गलत हो गया, ये भी गलत है। वर्तीय पथ पर एक समान चाल से, यानी प्रत्येक पथ पर चला चाल है उसकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। चाल है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। वेग है और त्वरण है वो समान होने से चाल पर प्रभाव नहीं पड़ता, चाल समान होनी चाहिए। वेग और त्वरण उसके समान हो ये कोई जरूरी नहीं। तो त्वरण और वेग ये एक समान होने से वर्तीय पथ पर वर्तीय गति नहीं कहलाती, जबकि चाल है वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, समान वर्तीय गति। क्या बोला जाता है, समान वर्तीय गति कहा जाता है। तो अपने सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। देखिए तरंगदैर्ध्य होता है विवियोर, जो हम पढ़ते हैं बैंगनी से लाल कलर की तरफ जाते हैं, तो जो लैम्डा का मान होता है उसका मान मिनिमम मान है वो तो किसका होता है, बैंगनी रंग का, और जो मैक्सिमम मान होता है वो किसका होता है, लाल रंग का, और मध्य मान जो है वो किसका माना है, वो माना जाता है पीले रंग का। इसका माना जाता है पीले रंग का। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। कौन से रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन दर्शाता है। इन उदाहरणों में से ऐसा परिवर्तन देखो, दूध से दही बनना, यानी कि क्या बना, नया पदार्थ, और जब नया पदार्थ बना इसका मतलब इसमें परिवर्तन कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। काटने के बाद सेव का भूरा होना, यानी कि काटने के बाद क्या बदलना, काटने के बाद काटने के बाद रंग बदलना, काटने के बाद क्या हो रहा है, रंग बदलना। जब बदलने काटने के बाद यदि रंग में परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब इसमें कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। पानी, भोजन का पाचन, पाचन भी एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक। लेकिन पानी का भाप या वाष्प में बदलना, भाप या वाष्प में बदलना, इसी को हम बोलते हैं वाष्पन या वाष्पीकरण, या इसको क्या बोला जाता है, वाष्पीकरण बोला जाता है। और यह प्रक्रम क्या कहलाता है, भौतिक प्रक्रम कहलाता है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो सी नंबर आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक, बायोगैस बोल दो या इसको गोबर गैस बोल दे। इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, इसमें अपने मेथेन गैस है वो सबसे मुख्य रूप से होती है। लगभग 75% गैस है वो कौन सी मिलती है, मीथेन मिलती है। इसके अलावा CO2 अन्य भी गैसें इसके अंदर उपस्थित होती है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मेथेन गैस होती है। लगभग कितने प्रतिशत, 75% के लगभग मेथेन गैस पाई जाती है। तभी तो इसका घरेलू सिलेंडरों में उपयोग किया जाता है। भौतिकी के कड़े रूप से संचरित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह उस विद्यार्थी को सीखने के लिए सबसे उपयोगी होगा जिसकी बुद्धि लब्धि 85 हो, जिसकी बुद्धि लब्धि 125 हो, जो अति क्रियाशील हो, जो सांस्कृतिक रूप से वंचित हो। यानी कि लचीलापन दर्शाना है। और जब लचीलापन है तो ये कह रहा है कि एक सामान्य बुद्धि है। किसकी बात हो रही है, एक सामान्य बुद्धि की बात हो रही है। और सामान्य बुद्धि लब्धि है वो 90 की कुल लगभग है, वो एक सामान्य बुद्धि मानी जाती है। थोड़ा सा सामान्य बुद्धि से कम बुद्धि का जब बच्चा होगा उसके साथ लचीलेपन का व्यवहार किया जाएगा। इस कारण जिसकी बुद्धि लब्धि क्या हो, 85 होगी, उस बच्चे को इसी विधि से क्या किया जाएगा,
पढ़ाना उपयुक्त रहेगा। एक सामान्य विधि से थोड़ा सा कम विधि वाला बुद्धि लब्धि वाला बच्चा होगा, उसको आसानी से पढ़ाया जा सकता है। गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र के विषय में पढ़ाने के लिए पाठ की योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों किसे पाठ योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है, छात्रों से संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह से समझ सकने में सहायता कर सकती है। वो क्या है? क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना, मानव नेत्र का मॉडल निर्देशित करना, अच्छा गृह कार्य बनाना, कक्षा में छात्रों को नोट लिखवाना। देखिए आपको क्या करना है, प्रभावी करना है। प्रभावी के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, वो भी एक आपका मार्गदर्शन करता है। लेकिन यदि आपका क्रियाकलाप कब प्रभावित होगा? जब आप कक्षा के अंदर बच्चों से पारस्परिक उत्तर करेंगे, पारस्परिक तरीके से व्यवहार करेंगे और पारस्परिक प्रश्नोत्तरी का उपयोग, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप। तो इन क्रियाकलापों में आपका जैसे मॉडल है, मानव नेत्र है, या उसका कोई चार्ट है या ग्राफ है, उसके सामने प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे अधिक प्रभावी तरीके से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने के चरण उचित क्रम में दिए गए हैं, स्पष्ट करना है। हमें क्या ध्यान दिया है? वैज्ञानिक विधि के बारे में पूछा गया है कि जो वैज्ञानिक विधि है वो उनके मुख्य चरण कैसे हैं? परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान करना, आंकड़ों को एकत्रित करना, निष्कर्ष निकालना। सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले हमारे सामने कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या के बारे में बात होती है। तो 4 नंबर कट हो गया, 2 नंबर भी कट हो गया। सबसे पहले 3 समस्या के बाद में होती है उसकी पहचान, या समस्या की क्या होगी? पहचान। पहचान के बाद हम उसकी क्या बनाते हैं? परिकल्पना। क्या किया जाता है? उसकी परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। तो 4 के बाद में 3 के बाद में 2, तो अपना ऑप्शन ये हो जाएगा। और परिकल्पना के बाद में हम क्या करेंगे? आंकड़ों का एकत्रीकरण, और एकत्रीकरण के बाद में हम क्या करते हैं? एकत्रीकरण के बाद में होगा उनका परीक्षण, और परीक्षण के बाद में हम क्या करते हैं? फिर निकाला जाता है इनका निष्कर्ष। तो ये वैज्ञानिक विधि के क्या होते हैं? चरण होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम खालिस्तान की ओर संकेत करता है। रचनावादी उपागम क्या कहता है? विद्यार्थियों को अधिक पठन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाए, या फिर विद्यार्थियों को अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने से रचनावादी उपागम नहीं हो सकता। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने से रचनावादी दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं होता है। समस्या समाधान में गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने से नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को आनुभाविक अधिगम उपलब्ध करवाएंगे। बच्चों का जो अनुभव है उससे हम यदि प्रेरित करेंगे तो बच्चों के अंदर रचनावाद का उतना ही क्या होगा? प्रोसेस होगी। तो आनुभाविक अधिगम सबसे उपयुक्त होगा। ये क्या करता है? रचनावादी दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। कौन सा दृष्टिकोण? रचनावादी दृष्टिकोण उपागम, या रचनावादी दृष्टिकोण उपागम का क्या करता है? निर्माण करता है। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट बाद आपके मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू, यानी कि जो बच्चा है वो एक अच्छा व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार के अंदर जो संवेग है, संवेगात्मक पहलू की बात करिए, जैसे काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है ना, प्रेम है, ये संवेगात्मक पहलू है, वो बच्चे के निम्नलिखित संबंधित होता है। सीखने के संज्ञानात्मक ज्ञान से ये संवेगों का जो प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ सीखने का हो रहा है क्या? नहीं। सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो संवेगात्मक पहलू को व्यवहारिक पक्ष होता है, वो होता है बच्चे की भावनाओं को जानना। बच्चे की भावनाओं को जानना यानी उसके संवेगों को जानना क्या होता है? उसकी भावनात्मक विकास को, यानी उनकी भावनाओं को जानने से संबंधित पक्ष सम्मिलित होता है। तो सीखने के कौन से पक्ष से सम्मिलित हो जाएंगे? भावात्मक पक्ष से, यानी कि बी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट बाद आपके साइंस के क्वेश्चन। नमस्कार भी सभी को।
116 नंबर क्वेश्चन जो आपका टेस्ट हुआ था में मैथ का क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z हो तो x y का मान किसके बराबर है? निम्न में से किसके बराबर है? यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर दे रखा है अपने को 12 की पावर z हो तो x y का मान किसके बराबर है? x और गुणा का मान किसके बराबर है? तो इस सवाल को अपने किस तरीके से करेंगे? जैसे इस टाइप का सवाल होता है, ये घातांक और करनी टॉपिक से है, घातांक संबंधी क्वेश्चन है, घातांक नियम जो रीट में लगता है आपके। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z। तो देखो इस सवाल के इस टाइप का सवाल आता है तो हमेशा अगर तो बराबर दे रखा है तो इसके बराबर के मानते हैं अपने। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर दे रखा है 12 की पावर z। इसके बराबर अपने मान लेते हैं के बराबर क्या मान लेते हैं? माना ये मान लेंगे और फिर अपने जैसे इसके मान निकालेंगे तो 2 की पावर x बराबर के है, के बराबर भी के है, और 3 की पावर y के बराबर भी के है, और 12 की पावर z के बराबर भी के है। यहां से अपने 2, 3 और 12 के मान निकाल लेते हैं। 2, 3 और 12 के मान निकाल लेते हैं तो इसको यहाँ पे घात लगे इधर लेके जाएंगे तो ये क्या लग जाएगी? इसके बटे में घात आ जाती है। 2 बराबर इसका मान क्या होगा? k की पावर 1/x होगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो अपने 3 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/y के बराबर होगा। और इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 12 बराबर बन जाएगा k की पावर 1/z, k की पावर 1/z। और हम जानते हैं कि 12 का जो गुणनखंड होता है, 12 को अपने किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे मैं 12 को लिख सकता हूं 12 4 तिया 12 यानी 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 लिख सकता हूं। 12 को क्या लिख सकता हूं? यानी 2 की पावर 2 4 तिया 12 ये लिख सकता हूं। अब इसमें मान रख दूंगा मैं, मान रखने पर क्या? मान रखने पर इसमें मान रखेंगे अपने, मान रखने पर, मान रखने इसमें मान रखेंगे 2 का मान, 3 का मान, 12 का मान। 12 का मान किसके बराबर है? k की पावर 1/z के बराबर है, k की पावर 1/z के बराबर। और 2 पावर 2, अब 2 का मान किसके बराबर है? k की पावर 1/x के बराबर है, और 2 से अपने इसको गुना करेंगे तो ये बन जाएगा k की पावर 2/x, और गुना 3 की पावर 1 या 3 का मान कितना है? k की पावर 1/y। अब देखो घातांक में क्या होता है? यदि आपके आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो घातों का क्या होता है? योग होता है। तो k की पावर अपने पास आ जाएगा 1/z बराबर इनके क्या है? आधार समान है तो घातों का योग हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2/x प्लस 1/y। और इनके आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, बराबर में संख्या है और घात बराबर है तो इनके आधार बराबर है तो क्या होंगे? घात भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब 1/z का जो मान है, 1/z का मान किसके बराबर आ जाएगा? 2/x प्लस 1/y के बराबर, 1/y के बराबर। इसको अब अपने सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/z बराबर, ये बटे में लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा? xy, और x से x को डिवाइड करेंगे तो y बचेगा तो ये बन जाएगा 2y प्लस, y से xy को y से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा x। तो अपने को मान इसका चाहिए तो इसको इधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर, अब इनको इधर लेके जाएंगे तो x y वजर गुना करेंगे, अब इनका इनसे करेंगे तो z बाहर और 2y प्लस x बन गया, 2y प्लस x। ये मान किसका आ गया? x गुना y का मान, ये x गुना y का मान है। और ऐसा अपने ऑप्शन देखते हैं, ऐसा ऑप्शन जैसे पहला ऑप्शन अपने को दे रखा है तो देखो भी z x पहले लिख रखा है फिर प्लस 2y लिख रखा है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर था। इसका जो राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 360 रुपए। 360 रुपए जो दे रखा है अपने को विक्रय मूल्य दे रखा है और 10% लाभ से बेची जाती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? जैसे मैं मान लूं कि कोई चीज है, उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य
मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे अपने क्रय मूल्य बोलते हैं। और इसका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है अपने को 100% मान लेते हैं। और ये 100% की वस्तु है, पर लाभ कितने परसेंट का चाहिए? 10% के लाभ से अगर इसको बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे भी? इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस होगी 110 रुपए, 110 रुपए या 110%। मैं तो कहता हूं इसकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 110, लेकिन सवाल कहता है कितने रुपए हैं? 110 यूनिट बोल रहा हूं या 110% बोल रहा हूं? लेकिन सवाल कहता है 330। यहां से एक यूनिट या 1% का मान निकाल लो और फिर जिस चीज का मान से उससे गुना कर दो। जैसे आप इसको हल करोगे तो 1 यूनिट के बराबर क्या आ जाएगा? 1 यूनिट के बराबर आ जाएगा 330/10। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 11 33 3 रुपए। 1 यूनिट का मान किसके बराबर है? 3 रुपए के बराबर है। और अपने को क्या चाहिए? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 2%। 2% का मान कितना होगा? 3 गुना तो 300 रुपए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। उससे आगे देखें अपने, उससे आगे क्या है? 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की, कितने अंकों की? 6 अंकों की और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो। 15 का भी भाग जाना चाहिए, का भी भाग जाना चाहिए और 28 का भी भाग जाना चाहिए। वो संख्या 15 से भी विभाजित होनी चाहिए, 21 से विभाजित होनी चाहिए और 28 से भी विभाजित होनी चाहिए। इस टाइप के सवाल निकालने के लिए जैसे 15, 21 और 28 का अपने एलसीएम ले लेते हैं। 15, 28 और 21 का एलसीएम लेकर के अपने देख लेते हैं किससे डिवाइड है वो संख्या, 6 अंकों की। और अपने पास जो ऑप्शन दिए गए वो सारे के सारे, या फिर इसको अपने अगर शॉर्ट में करना चाहे इस सवाल को, जैसे आप 15 है, 15 का मतलब 3 गुना 5, जिसमें 3 का भी भाग जाए और 5 का भी भाग जाए। जैसे 21 को आप टुकड़े करके देखोगे तो जिसमें 7 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा। और 28 के टुकड़े करके देखोगे तो जिसमें 7 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। यानी अपने भाजकता के नियम से भी इस सवाल को कर सकते हैं। इस संख्या में 3 का भाग जाए, जैसे इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? कॉमन देख लो क्या क्या आ रहा है। एक तो 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है और एक 5 आ रहा है और एक 7 आ रहा है। यानी इन चारों संख्याओं से विभाजित हो तो संख्या 3 का भी नियम लगे, 4 का भी नियम लगे, 5 का भी नियम लगे और 7 का भी नियम लगे। यानी जो संख्या 3 से भी विभाजित हो, 4 से भी हो, 5 से भी हो और 7 से भी हो, वो संख्या क्या होती है? इन सभी से क्या होगी? विभाजित। और 6 अंकों की छोटी से छोटी देखनी है। अब जैसे पहला ऑप्शन अपने देखें, 3 का भाजकता का नियम, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे 3 से भाजकता का नियम होता है अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए या अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मैं 7, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लिखूं, मैंने कोई एग्जाम्पल लिख दिया 63, क्या ये 3 से विभाजित है? तो आप इन दोनों को जोड़ो, 6 3 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित है। 4 से भाजकता का नियम होता है अंतिम 2 अंक चेक करने होते हैं। अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होनी चाहिए या दोनों अंक क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। 5 का अपने जानते हैं 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखें। तो अपने सबसे पहले देखते हैं 3 का नियम। तो 3 का नियम देखेंगे, 3 का नियम अंकों को जोड़ दो, 0 को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। 4 और 8 12 और 1 13, 3 से विभाजित नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकती। 7 2 और 1 10, ये भी नहीं हो सकती। 8 3 11 और 1 12, ये हो सकती। 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 7 और 1 8, ये भी नहीं हो सकती। ये ऑप्शन हो, 3 से ही अपना काम चल जाएगा, बाकी नियम अपने को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी इसका जो आंसर आएगा 3 नंबर ऑप्शन होगा। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% का परिवर्तन किया जाता है। क्या कर दिया अभी? एक आयत की लंबाई में प्लस 30%, यहां पे प्लस है या माइनस है ये नहीं बताया, और इसका तो अपने आंसर से अंदाजा लग जाएगा भी प्लस का। ठीक है, भी अगर 30 से बड़ा मान होता तो प्लस होता, ये माइनस का है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। प्लस का 30 है और ये माइनस का 20% है। माइनस 20 का परिवर्तन किया जाता है। तो आयत के क्षेत्र में फल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा या कितने प्रतिशत घटेगा? अब देखो, सवाल को करने के लिए जैसे अपने फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं और सीधा मान करके, जैसे आप डायरेक्ट टाइप के सवालों के जैसे सीधे मान दिए, जैसे 30% 20%, यदि आपको हार्ड मान दिए होते
हार्ड मान, जैसे हार्ड फ्रैक्शन दी, हार्ड परसेंटेज वैल्यू दी होती, जैसे 16 से 2/3% है, 14 से 2/7%, तब अपने इसको फ्रैक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, तब फ्रैक्शन से करेंगे तो थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। और इस सवाल को अगर आप सीधा सा मान करके भी करते हैं तो आराम से हो जाएगा। डायरेक्ट आप इस पे क्या मान लीजिए, माना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है भी आयत का, माना क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और मैं इसका क्षेत्रफल अपनी मर्जी से मान लेता हूं 100% है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, माना क्षेत्रफल, और इसका नया क्षेत्रफल कितना हो गया, नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले से कितना है 100% है, पहले से कितना 100% है। अब उसकी लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, उसकी लंबाई को 30% बढ़ा दिया, तो लंबाई को 130% कर दिया, परसेंट हट करके बटे में 100, लंबाई गुना चौड़ाई को कितना कर दिया, 30% कम कर दिया, तो 80% कर दिया। अब देख लो नया क्षेत्रफल परिवर्तन होकर के कितना हो गया, 2 से कैंसिल, 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 8 कितना होता है 104। पहले से क्षेत्रफल क्या हुआ है, बढ़ा या घटा है, पहले 100% था, अब 104% हो गया, इसका मतलब 4% की वृद्धि हो गई, प्लस 4% आएगा, और प्लस 4%, ऐसा अपने पास डी ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी ऑप्शन, यानी प्लस का 4% बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म, यानी जैसे दो समांतर रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान हो, ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है एल, और ये एम, इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, ऐसे कोई तिर्यक रेखा काट रही है, यानी ये समांतर रेखाएं हैं, एल समांतर है, और ये कोई तिर्यक रेखा एन काट रही है, ये तिर्यक रेखा है आपकी, ठीक, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है, और ये दोनों क्या है, इस समांतर रेखाएं, एल और एम क्या है, ये समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखा, इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, समांतर रेखाएं, इनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो बनने वाले संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनके संगत कोण, जैसे ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, नीचे वाला ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, इनके संगत कोण, बनने वाले संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये ऑप्शन। एकांतर कोण पूछ लेता अपने से तो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या है, में टाइपिंग मिस्टेक है अभी, जैसे देखो 2 कितना छोटा कर दिया, 45 को कितना बड़ा लिख दिया, 72 को किस तरीके से लिख दिया। गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, यानी क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, दे रखा है 4087 की पावर 245 और गुना 600 पावर 72, तो 21 की पावर, इसका इकाई अंक देखना है, और इकाई अंक देखने के लिए अपने क्या करते हैं, जैसे आपके अंक क्या हो, एक तो 0, ध्यान देना भी, तो आपका 0 हो, एक आपका 1 हो, और एक आपका 5 और एक 6, ये जो 4 अंक होते हैं ये अपरिवर्तित होते हैं, नो चेंज होता है इसमें, नो चेंज, इन अंकों में कोई चेंज नहीं होता है, यानी इसके ऊपर कितनी भी घात लगी हो सेम अंक रहते हैं, ये अंक सेम रहते हैं, तो इसका तो इकाई अंक क्या बनेगा, 1 बनेगा, गुना है तो गुना का निशान लगाओ। अब इस संख्या का इकाई अंक देखना है, यानी 4387 के ऊपर 245, इकाई अंक देखने के लिए घात में 4 का भाग देते हैं, घात में पहला काम है अपने, घात में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं, तो शेष बचता है, यानी घात में 4 का भाग देने के बाद कुछ शेष बचेगा, शेष बचता है, से आधार के इकाई अंक की घात बना देते हैं, आधार के इकाई अंक की घात बना देंगे, इकाई अंक की घात बनाते हैं, देखो इसमें क्या है, 245 है, 245 को यदि आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, शेष फल 4 से भाजकता का नियम होता है, अंतिम 2 अंक में दे दो भाई,
11 चौका 44, शेष पल आएगा 1 और आधार के इकाइयों की घात बनाओ 7 की घात 1, 7 की घात 1 और इनके बीच में गुना है तो 7 की घात 1 का मान 7, 7 गुना 1, 7 एकम 7, इकाई क्या बनेगा 7, इकाई 1 7, एक नंबर ऑप्शन होगा। इसका इकाई अंक क्या बनेगा 7 आएगा। इनका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा, यानी इसका एक नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये सेम क्वेश्चन है वही है भाई, जैसे 4, इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा, के लिए भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जैसे कोई भी 5 है, 5 के साथ एक तो यदि सम संख्या है, यानी 5 गुना सम संख्या, क्या हो 5 के साथ या 5 गुना सम संख्या, एक यदि 5 गुना विषम संख्या, 5 गुना विषम संख्या, 5 गुना सम संख्या और 5 गुना विषम संख्या, 5 गुना सम संख्या है तो इकाई अंक होगा आपका 0, इकाई अंक क्या आएगा, और 5 गुना विषम संख्या है तो इकाई अंक आपका क्या होगा 5 आएगा। ध्यान देना, बस सिंपल सा 10 सेकंड का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्या है, इस संख्या का इकाई अंक क्या है 4, इस संख्या का इकाई अंक क्या है 4 और ये क्या है सम है, ये भी सम है और ये भी क्या है सम है, ये क्या है 5 है, 5 गुना सम क्या बनेगा इकाई अंक 0 बनेगा, इकाई अंक क्या बन जाएगा 0, बस 10 है, इकाई अंक क्या बन जाएगा 0, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संख्याएं दे रखी है, जैसे 25,000, ये कितना दे रखा है अभी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 64 लाख, फिर 70,560 और फिर उससे आगे दे रखा है अपने को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ में से पूर्णवर्ग संख्या है। इनमें से पूर्णवर्ग संख्याएं कौन कौन सी है, केवल एक है, ए और बी दोनों हो सकती है, सी भी हो सकती है, ए और डी भी हो सकती है, या इनमें से या अनुत्तरित का आंसर हो, अनुत्तरित तो नहीं होगा भी, ठीक है, एक ए होगा या ए बी दोनों होगा, सी होगा या ए और डी होगा। चलिए देखो, पूर्णवर्ग संख्या में ध्यान रखना, पूर्णवर्ग संख्या होती है उनमें जैसे किसी भी संख्या का, जैसे इनके सबके लास्ट में क्या दे रखा है 0 दे रखा है, सबके लास्ट में 0 दे रखा है, इसका मतलब जैसे अपने 10 का स्क्वायर करते हैं ना, अगर एक 0 है तो डबल 0 बनेगा, वो बनेगा, जैसे 100 है तो स्क्वायर करते हो तो इसके लास्ट में 2 0 है तो 4 0 बनेंगे, यानी हमेशा 2 4 पूर्णवर्ग संख्या में 2 4 इस सीरीज से चलते हैं, 2 4 6 8 इस तरीके से बनते हैं। तो अपने सबसे पहले तो 0 चेक कर लेते हैं, इसके लास्ट में 4 0 है और 25 एक पूर्णवर्ग संख्या है, तो ये एक पूर्णवर्ग संख्या है। इसके लास्ट में देखिए अपने 3 2 5, तो ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगी, 64 तो है लेकिन ये इसके लास्ट में कितने 0 है, ये भी नहीं है। और इसमें देखिए अपने 2 4 6 7, ये भी पूर्णवर्ग नहीं है। अब देख लो भाई सी क्या पूर्णवर्ग है, अब ए किसके साथ, ए सी के साथ है, नहीं है, तो फिर सी तो वैसे ही नहीं होगा। और वैसे भी अपने को पता है लास्ट के 2 डिजिट देखो भाई, पूर्णवर्ग संख्या देखने के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं, अंतिम 2 अंक किसी पूर्णवर्ग संख्या के हैं क्या, 60 किसी भी पूर्णवर्ग संख्या के अंत में नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा और क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, ए ऑप्शन इसका राइट, केवल 1 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनरूट क्वेश्चन है अपना, अनरूट 91 प्लस अनरूट 70 प्लस अनरूट 121 का मान देखना है। टाइप के सवाल करने के लिए सबसे पहले इसका देखो, ये कितने का होता है 11 की स्क्वायर होता है, 11 की स्क्वायर होता है, इसके ऊपर अनरूट लगा, इसका मतलब जैसे अपने अनरूट 121 का मान देख लो कितना होता है, अनरूट 121, अनरूट 121 का मान कितना होता है 11 होता है, इसका मान 11 बन जाएगा, इसका अनरूट हट, तो अगर अपने सोल्व करें तो ये 11 बन जाएगा और 11 इसके साथ ऐड होगा, 11 इसके साथ ऐड करेंगे 70 प्लस 11, 70 और 11 कितना हो जाएगा 81, और ये किस में है अनरूट में है, अनरूट 81 का मान कितना होता है 9, यानी इसका मान क्या बन जाएगा, इसमें जुड़ने के बाद इसका मान 9 बन जाएगा, और 9 इसमें जोड़ेंगे अपने तो 91 प्लस 9, 91 और 9 कितना हो जाएगा, तो अनरूट 100 का मान कितना होता है 10, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,
अपना आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। 10 एक नंबर ऑप्शन हो। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन देखो। अंडरूट 2916 गुना अंडरूट मार्क्स बराबर कितना है? 2068। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स का मान देखना है अपने, क्या मान देखना है? क्वेश्चन मार्क्स का मान देखना है। क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा? अब पहले इस वर्गमूल की संख्या को हल करते हैं, उसके बाद में इस सवाल को अपने सॉल्व करते हैं। पहले अपने वर्गमूल की संख्या को सॉल्व करते हैं, फिर इस सवाल को अपने हल करेंगे। जैसे 2916, 2916 किस संख्या का वर्गमूल है? 2916 देखने के लिए आप क्या करोगे? जैसे लास्ट में 6 है, इसका इकाई 4 भी हो सकता है, 4 चौका 16, 6 छिका 36, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। फिर देखो 25 29 29 है, वो एक तो 5 की स्क्वायर, 29 है एक तो 5 की स्क्वायर और एक 6 की स्क्वायर के बीच का है। तो अपने 5 की स्क्वायर यानी संख्या क्या हो सकती है? ये या तो 54 का होगा, या तो संख्या 54 का होगा या 56 का होगा। या तो किसका होगा? 54 का होगा या 56 का। उसके बाद में देखो ये 25 और 36, 25 और 36 के बीच की क्वेश्चन क्या है? ज्यादा नजदीक किसके है? ज्यादा नजदीक देखोगे तो 29 है, वो 25 के ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब छोटी संख्या के ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 54 होगा। यानी इसका जो मान आएगा वो 54। 54 गुना अंडरूट क्वेश्चन मार्क्स बराबर 2268। यहाँ से अपने अंडरूट क्वेश्चन मार्क्स 54 से डिवाइड करेंगे, 2268/54 काट दो इसको। 54 से कितनी बार कटेगा अभी? या फिर इसको काट देते हैं अभी, 9 से काट देते हैं इसको। बार 9 छिका 54, पहले तो मैं इसको 9 से काट देता हूँ, 9 छिका 54, इसको मैं 9 से काटूंगा तो 9 दूआ 18 बच गए क्या? 9 5 45 और 9 दूआ 18, 252। इसको 6 से काटेंगे अपने, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 6 चौका 24 बच गया एक, 6 दूआ 12, 42। इसका मान आ गया अंडरूट के अंदर क्वेश्चन मार्क्स का मान कितना है? 42 का अंडरूट हटाएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, यानी 42 की स्क्वायर, 42 की स्क्वायर, 42 का स्क्वायर लास्ट में 4 आएगा भी, ये तो अपने को पता है। 44 नहीं होगा, 42 नहीं होगा और लास्ट में 6, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा सी ऑप्शन होगा। 42 की स्क्वायर का मान होता है 1764। क्वेश्चन मार्क्स का मान कितना आएगा? 1764। सी ऑप्शन होगा इसका जो राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें अपने। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है -24/30 का प्रेम्य समतुल्य जिसका हर 25 हो। प्रेम्य समतुल्य जिसका हर 25 हो। हर कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। प्रेम्य समतुल्य का हर 25 होना चाहिए। अब जैसे माइनस अपने को 24 बटे क्या दे रखा है? 30, 25 होना चाहिए। अब इसका मैं हर 25 किस तरीके से बना सकता हूं? पहले तो मैं इसको काट देता हूं भाई। कितने से कट रही है? 6 से। 6 चौका 24 और 6 5 30 माइनस का। अब इसको 25 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 5 से ऊपर नीचे गुना कर दूं, इसको भी 5 से गुना कर दूं, इसको भी मैं 5 से गुना कर दूं तो 25 बन जाएगा, यानी माइनस का 30/25 बन जाएगा। यही होगा अपना आंसर, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? लगातार 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, तो इन 9 संख्याओं में से 5 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? जब भी आपको लगातार संख्या दी गई, क्या दी गई हो? लगातार संख्या, लगातार संख्या, या फिर आपको कह दे प्राकृत संख्या, ध्यान देना भी थोड़ा सा, प्राकृत संख्या, या आपको कह दे पूर्णांक संख्या, क्या बोलते? पूर्णांक, सॉरी पूर्ण संख्या, पूर्णांक छोड़ो एक बार, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, या आपको बोल दे सम संख्या, लगातार सम संख्या, या आपको बोल दे विषम संख्या, या आपको गुणज। इन सभी में क्या बनेगी? सभी में समांतर संख्या बनती है। क्या बनती है? समांतर संख्या, समांतर संख्या बनती है। समांतर मतलब समान अंतर की संख्या बनेगी। लगातार संख्या
समानांतर से चलेगी। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 समानांतर की संख्या होगी। समांतर संख्या बनती है वहां पे औसत क्या होता है, मध्यमान होता है औसत। मध्यमान ही क्या होता है, अपना औसत होता है। और मध्यमान अपने किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो 9 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, ये औसत क्या है, ए है। ये बीच वाली संख्या है, बीच की संख्या है, बीच की संख्या, मध्य की संख्या, बीच की संख्या ए है। 9 प्राकृतिक संख्याएं, आप जैसे 9 लिखोगे, 9 संख्याएं ए है, से आगे वाली क्या होगी, ए प्लस 1 होगी, से आगे वाली ए प्लस 2 होगी, से आगे वाली ए प्लस 3 होगी, से आगे वाली संख्या ए प्लस 4 होगी। अब ये टोटल 9 संख्याएं, टोटल कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं हैं। तो एक बीच में होगी, 4 आगे हो जाएगी, 4 पीछे, तरीके से अपने 4 पीछे चलेंगे, ए माइनस 1, ए माइनस 2, ए माइनस 3 और ए माइनस 4। ये कितनी संख्याएं होगी, 9 संख्याएं। ये 9 संख्याएं जिनका औसत ये है। और औसत किस तरीके से ज्ञात करते हैं, मध्यमान। जैसे या तो इसका मध्यमान देख लो, या पहली लास्ट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके भी आप औसत निकाल सकते हैं। पहली और लास्ट को जोड़ करके भी आप, जब भी समांतर संख्याएं बने तो औसत मध्यमान बनता है। और मध्यमान किस तरीके से निकलता है, पहली और लास्ट संख्या को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा अपना मध्यमान, आ जाएगा, इसका मान प्राप्त हो जाएगा। इनको जोड़ करके देखेंगे, 4 से 4 ए, 2 ए बनेगा, तो ए बनेगा इसका बीच का मान। अब अपने को ये संख्याएं पता चल गई, इसमें से अपने को पहली 5 सबसे बड़ी संख्या है, तो पहली बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या, तीसरी बड़ी संख्या, चौथी और पांचवी, ये 5 संख्याएं, इनका औसत क्या होगा। ये भी लगातार संख्याएं हैं, तो इनके बीच वाली संख्या 2 इधर से छोड़ दो और 2 इधर से छोड़ दो, ये औसत हो जाएगा। या पहली लास्ट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, ये औसत होगा, ए प्लस 2, सी ऑप्शन होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया, उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, कुल राशि कितनी लौटानी पड़ेगी। इसका मतलब मिश्र धन बताना है अपने को सवाल के अंदर, मिश्र धन, मिश्र धन बताना है। तो ये साधारण ब्याज का है, साधारण ब्याज का सीधा से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, यहाँ साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन कितना है इसका, 9,000, दर कितनी है 8.5, समय कितना है 2 वर्ष 8 माह, 2 वर्ष 8 माह, टाइम कितना है 2 वर्ष 8 महीने को यदि आप वर्ष में बदलते हैं तो आप 8/12, इसको 4 से काट दो, 4 दूआ 8, 4 3 12, 3 दूआ 6, 6 2 8, 8/3 वर्ष भी बोल सकते हो आप, 8/3 वर्ष बटे मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब इसका पॉइंट भी हटा है, कभी 10 लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 से काटोगे 3 बार कटेगा, 5 से करेंगे, 5 तिया 15, असल का 1 और 8 तिया 24 और 1 25 इंटू 8, 8 5 40, 8 को 5 से करोगे 8 5 40, असल का 4, 25 8 200, 204, 200, यानी 2040 रुपए क्या बन जाएगा इसका, साधारण ब्याज बन जाएगा। देखो चाहिए मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, 9,000 प्लस 2040, 2040, 40 लास्ट में किसके आ रहा है, क्या आ रहा है 0 4 0 9 2 11, 11,040, इसका जो आंसर बनेगा 11,000, ये ऑप्शन हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 20 औरतें हैं वो किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं, और 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता, तो 20 औरतें, 20 वुमेन, 20 वुमेन किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, इनकी टोटल हम आगे। उसी तरीके से 16 आदमी, 16 मैन, मैं यहाँ पे मैन कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। यहां से इनकी कार्य क्षमता निकाल देते, बस सिंपल सा है, यहां से इनकी कार्य क्षमता,
वुमेन और मैन को यहाँ पे रख लो, बाकी पूरी संख्या को, या फिर यहीं पे काट दो, इसको यहीं पे काट दो, बराबर में संख्या है तो अपने आराम से काट सकते हैं। 16 से 16 कट जाएगा। फिर अपने इसको 5 से काटे तो 5 दिया 15, तो इसको काटोगे तो 5 से 4 5 20, तो W बटे मैन ये 3 इसके बटे में चला जाएगा, 3 बटे 4 में से किस एक आदमी, पहले किसकी लिखनी है, मैन की, मैन और वुमेन की पूछे, मैन की कितनी है 4, वुमेन की कितनी है 3, 4:3, 4:3, सी ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 130 नंबर क्वेश्चन क्या है, 130 नंबर क्वेश्चन है, यदि इन्हीं दो संख्याओं ए और बी का समांतर माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य की बात करें अपने, दो संख्याएं, जैसे दो संख्याओं का समांतर माध्य, दो संख्याएं ए और बी, ए बी है, तो समांतर माध्य क्या होगा इनका, समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य तो इनका ये होता है ए प्लस बी बटे 2, ठीक है, और इनका गुणोत्तर जो माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य होगा √AB, √AB, एक हरात्मक माध्य भी होता है। तो इनका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर है, ए और बी दी गई अपने को, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, ए प्लस बी बटे 2 का मान किसके बराबर है, मान किसके बराबर है, √AB के बराबर है। ये 2 इधर जाएगा तो a प्लस बी बराबर अपने पास बन जाएगा 2 बन जाएगा, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तभी इसका √ हटेगा, वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 AB बन जाएगा। तो अगर अपने खोलते हैं या फिर तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर -4 AB, ये आपका बीजगणित में एक फॉर्मूला होता है कि इसका जो मान होगा, इसको खोलोगे तो ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा, किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा b, इधर आकर के माइनस का प्लस का हो जाएगा तो a के बराबर b होगा, a के बराबर b, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर कितना है 7, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान है वो 25 के बराबर दिया है, किसके बराबर दिया है, 25 के बराबर दिया है, 1/x प्लस 1/y का मान क्या है। तो x प्लस वाई दोनों को जोड़े, जैसे इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे x प्लस वाई, x प्लस वाई दोनों को जोड़ते हैं तो योग कितना आएगा 7, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनके स्क्वायर को जोड़े तो कितना आना चाहिए 25। तो ऐसी दो संख्याएं सोच लीजिए कि जिनका योग करे तो 7 आए, योग करे तो कितना आए 7, और उनका वर्गों का योग करे तो कितना आए 25। तो मैं जैसे अगर मैं ये कहूं कि इसका मान, x का मान 6 है और इसका मान 1 है, तो 6 स्क्वायर 36 ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसका 5 लूंगा तो इसका कितना लेना पड़ेगा मेरे को 2, 5 स्क्वायर 25 बराबर हो गया अभी, ठीक है। लेकिन y का मान 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो फिर अपने इसका मान यदि 4 और 3 लेते हैं, यदि 4 और 3, एक का मान 4 और एक का मान 3 लेते हैं, तो 4 की स्क्वायर 16 और 3 की स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना होता है 25। यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू, एक की वैल्यू 4 और एक की वैल्यू अपने क्या लें 3 लें, तो योग कितना आ रहा है 7। इनके वर्गों को जोड़े, जैसे इनके वर्गों को जोड़े 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, 25 आ रहा है। तो अपने 1/x प्लस 1/y का मान निकालना है। 1/x का मान कितना होगा, 1/x, x की वैल्यू यदि 4 है और एक की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 1/3 उत्तम लोगे तो 12 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 3 7, 7/12। इसका जो आंसर आएगा 7/12 हो जाएगा, 7/12, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अपने, अगला क्वेश्चन क्या है, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15।
तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है? राजीव की 5 वर्ष पहले की आयु मान लीजिए, माना 5 साल पहले, माना 5 वर्ष पहले, माना कितने साल पहले? माना 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले राजीव की आयु, राजीव की आयु, राजीव की आयु यदि आप मान लेते हैं x वर्ष, कितनी मान लेते हैं? x वर्ष, और 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, बाद आयु, 9 वर्ष बाद आयु x प्लस ये कितने की है? 5 की, और 9 साल बाद कितनी हो जाएगी? प्लस 14 वर्ष होगी, प्लस 14 वर्ष। गुणनफल कितना है इनका? गुणनफल जो दे रखा है वो 15 दे रखा है, गुणनफल 15। इन दोनों का गुणनफल करके देखो, इनका गुणनफल करें तो x गुना x प्लस 14 बराबर कितना आ रहा है? 15। अब इस में अपने अगर द्विघात समीकरण के बना करके करेंगे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रख दीजिए जिनका गुणा करें तो क्या आ जाए? 15 आ जाए। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूं तो 14 और 1 क्या बनेगा? 15, और 15 एकम 15, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। x की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो राजीव की वर्तमान आयु, अपने से वर्तमान आयु कितनी होगी? वर्तमान आयु, और ये जो x है वो क्या है? 5 साल पहले का है, तो वर्तमान में राजीव कितना का होगा? 1 प्लस 5, 5 और 1 6 वर्ष का होगा। राजीव की जो आयु है वो कितनी है? 6 वर्ष है, वर्तमान आयु 6 वर्ष। या फिर इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, 133 की नंबर क्वेश्चन क्या है? एक थैली में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। एक कोई थैली है जिसमें 1 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, सॉरी 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के हैं। दो क्रम से 4, 5, 6 के अनुपात में है। थैली में टोटल 216 रुपए है। इस टाइप के सवाल करने के लिए जैसे आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया, मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे और टोटल जो भी चीज दी गई उससे तुलना कर देंगे। तो देखिए, एक थैली में एक तो 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, अनुपात 2 रुपए के सिक्के हैं, अनुपात 1 रुपए के सिक्के, और सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या देखो, सिक्कों की जो संख्या है उसका अनुपात दे रखा है 4, 5, 6। कितना दे रखा है? 4, 5 और 6। सिक्कों की संख्या का अनुपात है 4 अनुपात 5 अनुपात 6। और मूल्य का अनुपात देखिए, अपने मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? 4। जैसे 4 सिक्के 5-5 रुपए के तो 4 5 20 रुपए बन जाएंगे, और 2-2 रुपए के 5 सिक्के तो 5 2 10 रुपए बन जाएंगे, यानी ये 10 20 रुपए, ये 10 रुपए, और 1-1 रुपए के 6 सिक्के हैं तो ये 6 रुपए बन जाएंगे। कितने रुपए बनेंगे? 6 रुपए बन जाएंगे। अब इसी तरीके से अपने टोटल जोड़े तो 10, 30 और 36 यूनिट बनेगा, या 36 यूनिट रुपए बनेंगे। सवाल बता रहा है 216, यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का यदि आप मान निकालोगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 216 बटे 36, और 36 से इसको काटेंगे तो 6 बार कटेगा। और अपने से पूछे हैं 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, और 5 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे भी? तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 4। 1 के बराबर कितना है? 6। 4 के बराबर कितना होगा भी? 6 चौका 24 सिक्के होंगे, 24 सिक्के। सी ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन होगा, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अपने अगला क्वेश्चन क्या है? 134 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो भी थोड़ा सा गड़बड़ सा कर रखा है इसमें, 243। मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं भी थोड़ा सा, बाकी अपने देखते हैं इसमें क्या होता है। थोड़ा सा जैसे इसमें देखो पॉइंट 13 पॉइंट किधर है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने देखते हैं, कोशिश करते हैं अभी। 243 बटे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? ये जैसे पॉइंट 43 है, पॉइंट 43 है, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट है, तो इसको मैं बटे 100 लिख सकता हूँ। इसके ऊपर पावर कितनी है? पॉइंट 13 पावर है, गुना 243 की पावर आगे कितनी दे रखी है? 0.03 दे रखी है, सॉरी 0.7 दे रखी है, 0.7, और गुना 10 की पावर कितनी दे रखी है? 10 की पावर 0.26 दे रखी है, 26 बटे, अब यहां पे ये जो ओब्लिक का निशान लगा रखा है इसका मतलब बटा ही होगा। बाकी अपने क्वेश्चन को देखते हैं भी। 7 की पावर दे रखी है 0.25, और 49 की पावर दे रखी है 0.075,
और 343 की जो पावर है वो दे रखी है, भी गड़बड़ लग रहा है अभी मेरे 0.2। चलिए करते हैं इसको। 243 कितने का होता है अभी, जैसे 7 गुना 7 इसको अपने करें 243, जैसे 243 है, 243 को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 को आप गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 को यदि आप 3 से गुना करते हैं, 3 और क्या बनेगा 243, कितनी पावर बने भाई, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 को 3 से करोगे, 81 को 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 को अपने 3 से करेंगे, 243 बनेगा, यानी 3 की पावर 5 बनेगा, 3 की पावर 5। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। और 100 को अपने लिखें तो सॉरी 100 को अगर अपने लिखें 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 5 और उसके ऊपर क्या लगा है 10 की पावर 2 और उसके ऊपर ये पावर लगी 0.13 गुना, इसको भी आप 3 की पावर 5 लिख दें और 0.07 गुना 10 की पावर 6 लिखते हैं अपने, ठीक है। बटे देखो क्या है 7.25 और गुना 7 की पावर 2 लिख सकते हैं आप इसको, की पावर 2 0.075 और इसको भी आप 343 को 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 का मान 343 होता है 0.26। अब देखिए इस सवाल को अपने करें तो ये 10 की पावर 2 है, यानी एक चीज ध्यान रखना कि a की पावर m है और उसके ऊपर n लगा है, आप उसको क्या कर सकते हैं a की पावर mn कर सकते हैं। यदि कोई चीज की पावर जैसे a की पावर 1/n है, बटे n है और इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा -n होगा, यानी ये फॉर्मूले लगा करके आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो जैसे ये ऊपर जाएगा और उस 13 से गुना होगा, माइनस की होगी पावर और 0.26 हो जाएगा, 0.26 और 0.26 से ये अपने 26 काट देंगे, कट जाएगा ना इससे, और 3 की पावर देखिए सी हो जाएगा, 3 की पावर 5 को अपने 13 से करें 13 5 65 5 पावर बन जाएगी इसकी, और गुना 3 को और इससे करेंगे अपने तो 7 5 35, यानी 3 की पावर क्या बन जाएगा 0.35 बन जाएगा। बाकी तो सारा कट गया भाई, जैसे 7 5 35 और इसी तरीके से अपने इनको सॉल्व करें तो 7 की पावर 2 5 और ये करेंगे अपने 75 दुआ 150 0.15 बन जाएगा, यानी गुना 7 की पावर 0.15 बन गया, गुना ये बन जाएगा 7 3 दुआ 6 तो 7 की पावर 0.6 बन जाएगा 0.6। इसको आगे अपने सॉल्व करें, यदि जैसे a की पावर m है और a की पावर n है तो उसका मान होता है a की पावर m प्लस n, यानी अपने इनकी पावर जोड़ सकते हैं। यदि इनके आधार बराबर है तो घातों का योग हो जाएगा, इनके आधार बराबर है तो 3 की पावर देखो क्या बन जाएगा 65 और 35 जोड़े तो 3 की पावर 1 बनेगा। अब इनको जोड़े अपने 5 5 10 2 1 3 3 और 6 9 और 1 10, यानी 7 की पावर 1 बन जाएगा, यानी 3/7 इसका आंसर आएगा, 3/7 1 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है 1 नंबर ऑप्शन होगा। चल बैठ गया क्वेश्चन सेट, चलो भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ए बी सी ने 2/7 3/7 और 5/8 धन लगा करके एक व्यापार प्रारंभ किया, 4 माह पश्चात ए ने अपने अस्क में 50% की वृद्धि कर दी, यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 18,900 है तो लाभ में सी का हिस्सा क्या है। अब ये क्वेश्चन भी मेरे को थोड़ा सा 2/7 थोड़ा सा ध्यान देना भैया, मेरे को ये गलत लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2/7 था ना, इस जगह मेरे को 7/2 लग रहा है, 7/2 थोड़ा सा मैं इसको कर देता, 7/2 और ये कितना है 3/4 5/8 धन लगा करके एक व्यापार प्रारंभ किया है, क्या किया है एक व्यापार प्रारंभ किया है, उन्होंने कोई एक व्यापार प्रारंभ किया।
ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनकी तो है वो 7/2 धन है इसका, और इसका है वो है 3/4 धन है, और इसका कितना है भाई 5/8। अब ए ने अपनी पूंजी 4 माह पश्चात, 4 महीने के बाद, 4 महीने तक तो इसकी यही पूंजी है, और अपने को रेशियो निकालना है, तो यदि प्रॉफिट का रेशियो निकालना हो तो इन्वेस्टमेंट गुना टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, यानी निवेशित पूंजी गुना समय। अब ये अपनी जो पूंजी है वो 7/2 तो लगा रहा है अभी 4 महीने के लिए, फिर इसने अपनी पूंजी को कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया। 7/2 है और इसका 50% बढ़ाने का मतलब जो पूंजी है उसकी आधी और बढ़ा दी इसने, यानी इसने इसको 150% कर दिया। 150% यदि आप इसका निकालते हैं तो 0 से 0, और इसको काटोगे तो 3, और इसको काटोगे 2, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 3 दुआ 2, फिर 5 दुआ 10 और 5 दिया 15, 2 दुआ 4, 7 दिया 21, यानी अपनी पूंजी को इसने कर दिया 21/4। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए इसका इतना धन लगाया है। ठीक है, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, टोटल 12 महीने का है। तो अपने जैसे इसने टोटल 12 महीने के लिए लगाई है, इसने भी टोटल 12 महीने के लिए लगाई है। यहां से इनका रेशियो निकाल लो, यहां से इनका क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। तो इसको अपने काटें तो 2 दुआ 4, 7 दुआ 14, ये हो गया 14, प्लस को काटे तो 4 दुआ 8, 2 दुआ 42, 14 प्लस 42, अनुपात को काटे तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, रेशियो आ गया। इसको काटे अपने 4 से, 4 दुआ 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15/2 हो गया अभी, या 7.5 भी बोल सकते हैं। अब देखो भी इसको अपने ऐड करें तो कितना आएगा, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 4 तो 6, 4 और 1 5, 56 अनुपात 9, और 15/2 है। अब 2 का इससे भी गुना कर दो, इससे भी गुना कर दो, 56 को 2 से गुना करोगे, 56 दुआ 112, 9 दुआ 18, अनुपात 15। ये क्या आ गया, लाभ का, प्रॉफिट का, लाभ का रेशियो आ गया अपने पास, यानी इस अनुपात में धन को लाभ का रेशियो है। टोटल लाभ कितना है, 18,900। इनको जोड़ोगे 112 और 18, 112 प्लस 18 जोड़ेंगे तो 8, 120 और 130, 130 और 10, 140 और 145, कितना आ रहा है, 145 यूनिट आ रहा है। 145 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, 18,900 के बराबर है। एक यूनिट का मान निकाल लो यहां से। एक यूनिट का मान यदि आप निकालोगे तो 18,900 बटे 145, और अपने को किसका आंसर चाहिए भी, सी का आंसर चाहिए, सी का भाग, सी का प्रॉफिट में भाग क्या है, तो 18,900 बटे 145 इंटू सी का आंसर कितना है भी, 15 है। इसको 15 से कर देते हैं। क्या ये संख्या कट रही है, चलिए काट देते हैं इसको। यदि संख्या कट रही है तो काट दो, 5 से काट देते हैं इसको। 5 से काटोगे तो 5 दुआ 10, 5 दुआ 10, 9 5 45, 29, 5 दिया 15, 3 बार कटेगा। 29 से यदि इसको काटें तो लास्ट में 9 है भाई, 29 की पाड़े में लास्ट में 9 आता है क्या, 9 3 दिया, 9 के पाड़े में लास्ट में 1 2 3 4, इसको अगर अपने 29 से काटें तो कितना आएगा, 18,900। यदि अपने 29 से काटते हैं तो इसका क्या आएगा, पांच बटे आठ, इसको 8 से काटोगे, अपने इसको 8 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 4 दुआ 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15/2 या 9, 7/2 है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से देखता हूँ भाई, 7/2 है, और थोड़ा सा चेक करते हैं इसको, 7/2 है।
और इसने अपनी पूंजी को 150% कर दिया, 150% कर दिया, यानी 50% बढ़ा दिया। काटोगे तो कितना आएगा? 3। और 2, 7×21 कर दिया अपनी पूंजी को। कितने महीने के लिए? 8 महीने। 4 दुआ 8, 1 दुआ 42, 7 दुआ 14, 14 और 42 अपने जोड़ेंगे, 4 2 6, 4 और 5 56, 4 तिया 12, 3/4 है ना, 3/4 और 3 तिया 9, और इसको अपने करें तो 8, 4 दुआ 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 2 से इसको करोगे 56 दुआ, तो 9 दुआ 18, 15, कुछ वापिस से जोड़ते हैं भाई, इसमें जोड़ेंगे 130, 140 और 145 इनटू का मान सी अपने को सी का हिस्सा, सी का हिस्सा सी का जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा? अभी इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। बाकी इसका जो आंसर आएगा ना 3650 आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, इसके हिसाब से देखिए अपने, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। एक विद्यार्थी ने अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वापस कॉलेज से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। यानी एक तो विद्यार्थी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैंतीस नंबर क्वेश्चन वो देखते हैं भी अपने, जैसे 7/4 गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक विद्यार्थी ने अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वापस कॉलेज से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है, तो उस विद्यार्थी की औसत गति क्या है? आने और जाने की अपने से क्या पूछिए? औसत चाल पूछिए, औसत चाल। उस चाल आप निकालना चाहें, उस चाल के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, आने और जाने में कहीं या समान दो भागों में बांट करके उसकी जाने की चाल में x मान लेता हूं और आने की चाल में क्या मान लेता हूं? y मान लेता हूं। तब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2xy x प्लस वाई। उस चाल का x है उसकी जाने की चाल और y है उसके आने की चाल। औसत चाल यानी 2 गुना x का मान 10 और y का मान कितना है? 15, 10 प्लस 15, 15 दुआ 30, 300/25, 25 इसको डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25, 25 दो 50, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। बी ऑप्शन, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इसी समय एक खंबे की परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई की √3 गुना है, उसमें सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? जैसे इसी समय एक खंबे, जैसे ये कोई खंबा है, ये धरती के ऊपर है, ठीक है, ए बी एक कोई खंबा है, ए और बी क्या है? एक खंबा है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई मैं क्या मान लेता हूं? h मान लेता हूं। की ऊंचाई किसी समय एक खंबे की परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई का √3 गुना है। अब ये खंबे की लंबाई है और इसकी ये परछाई है, ये परछाई बनेगी और यहां से जो कोण बनेगा वो पूछा है अपने से। परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई की √3 गुना है, ये √3 गुना है, √3h हो जाएगा। यहां से अपने से ये कोण पूछा है, मैं मान लेता हूं ये थीटा कोण बनेगा। और समकोण त्रिभुज में अपने देखें, समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? सबसे बड़ा ये तो कारण होता है, ये कारण होता है, और जैसे थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार, और लंब और आधार से लाल बटा कक्का से देखें तो tan थीटा बनेगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब का मान यदि कितना है h और इसका मान कितना है h बटे √3, इससे कैंसिल 1/√3, 1/√3। यदि थीटा का मान देखें तो tan के अंदर tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है।
30 बनेगा। 1 नंबर ऑप्शन होगा, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 33 डिग्री बनेगा। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक पहिए का अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्ध व्यास, अर्ध व्यास, अर्ध व्यास होती है त्रिज्या, व्यास का आधा यानी त्रिज्या, त्रिज्या आर का मान दे रखा है, त्रिज्या आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? अब चक्कर जैसे पहिया ये है, ये पहिया है और चक्कर लगाता है, इसका मतलब एक परिधि तय करता है। एक चक्कर के बराबर एक परिधि होती है। एक चक्कर के बराबर क्या होती है? एक परिधि, यानी परिधि, परिधि बराबर क्या होता है? एक चक्कर। परिधि बोल दो या एक चक्कर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2। अब एक चक्कर बराबर देख लो कितना है? 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 14। इसको काट दो अपने, तो 14। या फिर अपने क्या करते हैं, सीधा सही यहां से चक्रों की संख्या निकाल लो, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, और चक्करों की संख्या निकालें तो इतने, ये किस में दे रखी है? मीटर में है, और मीटर को मैं किस में बदल दूं? सेंटीमीटर में बदल दूं। मीटर को यदि मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 1 मीटर बराबर मेरे को पता है 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको 100 से अपने गुना कर दें, टोटल दूरी है इंटू 100, ये सेंटीमीटर में, बटे एक चक्कर। 2 पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। आर का मान कितना है? 14 है। काट दो इसको, 8 दूआ 14, 2 बार कटेगा, तो 2 से काटे अपने, 2 दूआ 4 से काट दो, इसको 4 से काटे तो 7 चौका 28, 9 चौका 36 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौका 28। दो दुआ 4, 4 से इसको काटें तो 7 चौका 28, तो 2 से काट देते हैं। 7 दुआ 14, 2 से काटोगे तो 17 दुआ 34, 17 दुआ 34 और 6 दुआ 12, 22 से इसको काटे अपने तो कितनी बार कटेगा? 8 दुआ 16, 8 बार कटेगा। तो काटे 4, 4 को अपने 100 से गुना करेंगे, 400 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा? 400 चक्कर। डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है और 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है। लाभ प्रतिशत क्या है? उसका लाभ का प्रतिशत क्या है? जैसे दुकानदार 900 ग्राम तोलता है, यानी अपना माल तो लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, अपना माल तो लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या करता है? 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही वजन देता है। तो 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम वजन नहीं देकर के वो 950 ग्राम ही वजन देता है। इसको शॉर्टकट में अपने निकाल लेते हैं। जैसे 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है वो 1 किलो की जगह, वो तोलता कितना है? 950 ग्राम। तो यहाँ पे वो फायदा कितने का उठा रहा है? लाभ कितने का उठा रहा है? लाभ उठा रहा है वो 50 ग्राम का। कितने का उठा रहा है? 50 ग्राम का, 50 ग्राम का लाभ उठा रहा है। लाभ प्रतिशत, ध्यान रखना, इस टाइप के सवाल निकालने के लिए लाभ का प्रतिशत निकालना है तो जितने का लाभ बटे, हमेशा लाभ हानि अपने बटे में क्या लगाते हैं? क्रय मूल्य। लेकिन इस टाइप के सवाल सॉल्व करने के लिए हमेशा जिस बाट का वो प्रयोग करता है या जितने प्रतिशत तोलता है, वो 950 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। इंटू 100, काट दो इसको, 0 से 0, 5 से काटोगे 19 5 95, 19 को 100 को अपने 19 से डिवाइड कर दें, या फिर 19 5 95, 19 5 95 और बच गई 5, 19 2 38, 5.2 के लगभग कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा सी, 26%। चलिए नेक्स्ट 140 नंबर देखो। संख्या 2√3 है, 2√3 है। क्या है ये? एक 2√3 एक अप्रेम्य संख्या है। क्या है? अप्रेम्य संख्या। अप्रेम्य संख्या, प्रेम्य संख्या वो होती है जिनका, यानी
अपने p बटा q के रूप में बदल सकते हैं। और जिनका वर्गमूल में एक पूर्ण मान नहीं आता है, ऐसी संख्याएं क्या होती है, अप्रेम्य संख्याएं होती है। ये क्या हो जाएगी, एक अप्रेम्य संख्या होगी, यानी सी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट 141 नंबर क्वेश्चन, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n, m संख्याओं का औसत दे रखा है n स्क्वायर, तो m संख्याओं का योग, m संख्याओं का योग, m संख्याओं का अपने योग देखें तो इसका योग कितना आएगा, m संख्या गुना औसत, औसत गुना संख्या योग होता है, इसको अपने करें तो m n स्क्वायर बन जाएगा, m n स्क्वायर बनेगा। और n संख्याओं का योग देख लो, n संख्याओं का योग औसत दे रखा है, योगफल क्या होता है, औसत गुना संख्या। अब इनका औसत है m स्क्वायर और संख्या कितनी है n, ये बन जाएगा m स्क्वायर n। ठीक है, m प्लस n का योग देख लो, m प्लस n का योग, तो इनको जोड़ दो, m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n। ठीक है, औसत से ही औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है, m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n बटे m प्लस n। ऊपर वाली संख्या में से कोई संख्या कॉमन आ रही है, mn बाहर कॉमन निकालो, mn, ये बनेगा n प्लस n बटे m प्लस n। ये सेम संख्या से सेम संख्या कट जाएगी, mn होगा, इनका क्या आएगा mn। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा mn। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना, 8 साल में कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 8 साल में दोगुना। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे का फॉर्मूला होता है n माइनस वन बटे, आपसे क्या पूछा है, दर कोई धन 8 वर्ष में, तो बटे में क्या आएगा t इंटू 100। n कोई राशि कितने गुना होती है, n क्या होती है, कितने गुना हुई, गुना, n होता है गुना, कितने गुना राशि हुई, दो गुना, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, t का मान कितना है 8 इंटू 100 कर दो इसको, 1/8, 1/8 इंटू 100 को अपने काट देते हैं, 4 से 4 दुआ 8, 25 चौका 100, इसको 2 से डिवाइड करें 12.5, 12.5%, 12.5% आएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं और सी इसे 48 घंटे में कर सकता है। बी को अकेले काम करने के लिए घंटों में कितना समय चाहिए, घंटों में कितना समय चाहिए। ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के, ए प्लस बी, ए और बी मिलकर के कोई काम को कितने दिन में करते हैं, 9 घंटा 36 मिनट। 9 घंटा 36 मिनट को यदि मैं घंटे में बदलूं, एक घंटे में 60 मिनट होती है, बटे में कितना लग जाएगा 60, 6 छिका 36, 10 छिका 60, 10 छिका 60, और तो अपने सॉल्व करें तो 9 एकम 9 दाएं 90 और 96, 96 बटे 10 होगा, 96 बटे 10 घंटे लगेंगे। यानी ए प्लस बी को समय लग रहा है किसी काम को करने में 96 बटे 10 घंटे का, ठीक है, और सी अकेला उसे 48 घंटे में कर सकता है। इस टाइप के सवाल करने के लिए अपने क्या करते हैं कि समय और काम मजदूरी टॉपिक से ही सवाल है, जैसे 96 और जो संख्या है उनका अपने एलसीएम लेकर के टोटल काम निकाल लेते हैं, फिर इनकी कार्य क्षमता निकालनी होती है, और कार्य क्षमता निकालने के लिए 96 और 48, 96 बटे 100 और 48 का अपने क्या निकाले, एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, 96 और 48 का कितना आएगा, 96 आएगा। इनकी ये तो है समय है, और यहां पे अपने निकाल लेते हैं इनकी कार्य क्षमता। क्या निकाल लेते हैं, कार्य क्षमता। काम करने की क्षमता होती है एकांक समय में किया गया काम, एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 96 से 96 बटे 10 है, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, ये 96 बटे 100 नहीं है, 10 है अभी, और 96 को 96 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 काम की आएगी, इसको करेंगे तो 2 काम की। अब इसका मतलब ये हो गया
कि ए बी दोनों मिलकर के 10 काम करते हैं और सी 2 काम करता है। अब सवाल ये कह रहा है कि ए उतना ही काम करता ना बी और सी करते। अब ए अनुपात अपने बी प्लस सी का कार्य क्षमता, इससे देखें तो इनकी जो कार्य क्षमता है वो देखो क्या दे रखी है, यानी उतना ही काम करता है ए जितना ये दोनों करते हैं। यदि ये एक काम करता है तो ये दोनों मिलकर के एक काम करते हैं, लेकिन सी की जो क्षमता है यहां पे देखो एक और बी की जो क्षमता है 10 काम की है, सी की जो क्षमता है वो 2 काम की है। अब अगर इसमें से अपने घटा दें, अगर इसमें से अपने घटा दें तो किसका, सॉरी ए और बी, अगर इनको जोड़ दें तो ए बी सी तीनों की आ जाएगी। ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 कितनी होगी, 12 काम की क्षमता है। लेकिन यहां पे जोड़ के देखें तो कितना है, काम कितने हैं, 2 ही काम है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 2। इसका मतलब इसका भी मान 6 है और इसका भी मान क्या है, 6 है। 6 अनुपात 6, तभी 12 काम होंगे। क्या होंगे, 12 काम होंगे। अब सी के काम अपने को पता है कितने हैं, ए के काम अपने को पता है 6 है, तो फिर बी के काम कितने हैं। अगर इसको तोड़े अपने, अगर मैं इसके काम तोड़ूं तो सी के काम मेरे को पता है कितने, 2 काम है, और इसके कितने काम है, फिर 4 काम होंगे ना। के कितने काम होंगे, 4 काम होंगे। सी के काम कितने हैं, 2 हैं, और बी के कितने आगे, 4। बी अकेला, बी अकेला, बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, अगर देखें तो अपने 96 टोटल काम है, 96 टोटल काम है, और एक दिन में 4 काम करता है, तो 24 छिका 96, 24 घंटे में दे रखा है ना, तो 24 घंटे लगेंगे, 24 घंटे उस काम को करने में 24 घंटे लगेंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन क्या है, 144 नंबर क्वेश्चन देखो बीच, 144 नंबर क्वेश्चन की, गांव की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष के हिसाब से वृद्धि हो रही है, वर्तमान जनसंख्या 26,620। 3 साल पहले गांव की जनसंख्या, 3 साल पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। अब इस सवाल को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे 10% का फ्रैक्शन होती है 1/10, वृद्धि है तो प्लस। पहले उस गांव की जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का रेशियो देख लो कितना है। वर्तमान जनसंख्या, पहले यदि उस गांव की जनसंख्या 10 थी तो वर्तमान में बढ़कर के कितनी होगी, 10 और 1 11। ये 3 साल पूर्व की बात कर रहा है, तो यहां पे आपको 2 साल का कहे तो स्क्वायर करना है, 3 साल का कहे तो क्यूब करना है। अब इनका क्यूब करोगे आप, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। वर्तमान कितनी बता रहा है, सवाल कितनी बता रहा है, 26,620, 26,600। इसका कितना गुना है, ये आपको देखते ही संख्या का पता चल रहा है। देखते ही आपको ये इसका लगभग जैसे है तो इसका कितना गुना हो रहा है, लगभग अपने को देखने से पता चल रहा है ये 20 गुना हो रहा है। तो इसका 20 गुना कर दो, का 20 गुना कर दो, 1000 का अपने गुना 20 गुना करेंगे तो 20,000 का मतलब 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 30,000। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए का 120% बी के 80% के बराबर है। ए का 120%, ए का 120% बी के 80% के बराबर है। 80% के क्या है, बराबर है। 2 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 थिया 12, 4 हुआ 8। यहां से A/B यानी 2/3, ये A का मान A का मान 2 है, B का मान 3 है, इसमें रख दो बस। B प्लस A बटे B माइनस A, B प्लस A, B का मान कितना है, 3, 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 5/1 यानी 5 का जो आंसर आएगा 5 हो जाएगा, 5, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल नहीं है। गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल नहीं है, गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल नहीं है। गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल नहीं होता है, शिक्षण वीडियो क्वेश्चन आ गए। गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल नहीं होता, गणित का जब मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन तो शामिल होगा भी, ये तो शामिल है ही, उपरोक्त सभी फिर होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अधिगम अनुभव भी शामिल होता है। तो फिर उद्देश्य, गणित
मूल्यांकन में उद्देश्य शामिल नहीं होता। गणित मूल्यांकन में उद्देश्य शामिल नहीं होता। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एनसीएफ मान्यता 2005। एनसीएफ 2005 मान्यता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। गणित में सोचने एवं तर्क, गणित तो तर्क ही है भी, निश्चित तरीका है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। उसे पढ़ाने की विधि, उसे पढ़ाने की विधि। आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। निर्धारित सूत्र बताना। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, यानी कथनों में से चुनिए जो कथन उपरोक्त का पालन नहीं करता है। आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। उसे पढ़ाने की विधि, उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता, उसे पढ़ाने की विधि, ये तो पालन करता है। कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, ये भी पालन करता है। सामग्रियों को लिखने का तरीका भी पालन करता है। आंकिक प्रश्नों, अंक गणित के जो प्रश्न है हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। निर्धारित सूत्र, निर्धारित सूत्र नहीं बताइए, ठीक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उसे संबंध, सभी अवधारणाओं को लागू करना और उसे संबंध बनाना। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। अब अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ये थोड़ी है भी बहुत जल्दी सवालों को हल करेगा तो वो अच्छा गणितज्ञ होगा। अधिकतर सूत्रों को, सवालों को उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, सवालों को उत्तर देने की उसमें क्या होनी चाहिए? निपुणता होनी चाहिए, तभी उसको एक अच्छा गणितज्ञ बोल सकते हैं अपने। यानी एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सवालों को उत्तर देने के लिए तकनीक में क्या होनी चाहिए? निपुणता होनी चाहिए, निपुण होना चाहिए। डी ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी ग्रह का परिक्रमा कक्ष दीर्घवृत्ताकार है तो सूर्य जहां स्थित है बिंदु क्या कहलाता है? सूर्य जहां स्थित है वो बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र, नाभिक, क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा, नाभिक कहलाएगा। यदि किसी ग्रह का परिक्रमा कक्ष दीर्घवृत्ताकार है तो सूर्य जहां स्थित है, दीर्घवृत्ताकार है तो सूर्य जहां स्थित है वो केंद्र कहलाएगा। दीर्घवृत्ताकार का वो क्या होगा? केंद्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए पारदर्शी नहीं? एक गेंद, एक लोहे की पेटी, आगे का टुकड़ा, पानी की टंकी। आयतन निकालने के लिए आयतन की अवधारणा सीखनी है। जैसे आयतन अपनी 3D आकृतियों, जैसे 2D और 3D आकृतियां होती है गणित में। 2D वो आकृतियां जिनका अपने क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, और 3D आकृतियां वो होती है जिनका अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इनमें 3 विमाएं होती है। 2D आकृतियां जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये 2D आकृतियां होती है। और 3D आकृतियां जैसे घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु। तो एक कोई आयतन निकालना है तो गेंद क्या है? गेंद का अपने आयतन निकाल सकते हैं। गेंद एक क्या है? गोला है, तो अपने आयतन निकाल सकते हैं। एक लोहे की पेटी घनाभ आकार की हो सकती है, उसका भी आयतन निकाल सकते हैं। पानी की टंकी घन, घनाभ किसी भी आकार की हो, उसका भी आयतन निकाल सकते हैं। धागे के टुकड़े का आयतन नहीं निकाला। ये ऑप्शन पारदर्शी नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? धागे का टुकड़ा। तो ये आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।